हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज मैं आप लोगों के सामने हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आज की जो हमारी क्लास ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टीचिंग लाइन में जो है जो सीटेट से जुड़े हुए हैं, जो केवीएस से जुड़े हैं, जो डीएसएसबी से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो टीचिंग लाइन में जॉब करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि केवीएस की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि हमारे अभी जैन के मिड में आने वाली है, यानी कि न्यू ईयर। ऑलरेडी आज जो है आपको पता है आज हमारा न्यू ईयर का सेकंड डे है, ठीक है। और आप 10-15 दिन का वेट करिए, आपके पास केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है। वैकेंसीज का ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे वैकेंसीज आएंगी, क्या रहेगा, सारा हमारा प्रोसेस वो हमें पता है। अब क्या है जो हम केवीएस के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें, उसके लिए थोड़ा आज क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए जब आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। खासकर मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो केवीएस में जो पैडागोजी वाला पार्ट रहता है, और आपको पता है केवीएस में जो पैडागोजी वाला पार्ट होता है वो आपका पीआरटी लेवल पर भी आता है, टीजीटी लेवल पर भी आता है और पीजीटी लेवल पर भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी ही कन्फ्यूजन होती है कि जो पैडागोजी पार्ट है ये कैसे किया जाए, इसके लिए सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाए। क्योंकि हम ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई होते हैं तो पैडागोजी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, बट उस नॉलेज से हमारा काम नहीं चलता। तो आज की क्लास पूरी उसी पे बेस्ड रहेगी, साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी उठाया जाएगा पैडागोजी का, ताकि हमें पता चले कि केवीएस में और सीटेट में क्या डिफरेंस है। जो हम ये सोच कर बैठे हैं कि हमने सीटेट की सीडीपी तो पढ़ी थी, यानी कि वहाँ तो की थी, तो क्या केवीएस में भी हम इजीली कर लेंगे, तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो भी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। और साथ ही सीसीएच की तरफ से मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट और करने जा रही हूँ कि हमारी तरफ से आप लोगों को केवीएस का एक बैच मिलेगा, ऑनलाइन बैच मिलेगा, ठीक है, उस जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट वीक में पूरी आ जाएंगी कि किस तरह से कैसे बैच होगा, क्या उसका पेमेंट वगैरह रहेगा। और उसके लिए अभी से हमने डेमो क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। ये डेमो क्लासेस तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू ही आपके पास जा रही हैं। तो जो भी बच्चा जो है अगर केवीएस के ऑनलाइन बैचेस के लिए प्रिपेयर मतलब लेना चाहता है तो वो अपने जो भी है इंटरेस्टेड हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर में भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, हम आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे भी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको सारे सब्जेक्ट का ही सिलेबस पहले डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कैसे हमें पढ़ना है, किस तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा, ये सारा ये जो है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। मैंने अभी डिस्कस किया कि क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी वो है मेरा सब्जेक्ट है पैडागोजी पार्ट। तो पैडागोजी आपको पता है टीचिंग का बेस होता है। जिस बच्चे का पैडागोजी स्ट्रॉन्ग, समझो उसने आधी जंग तो जीत ही ली, लेकिन ये आधी जंग वो जीतेगा कब, उसके लिए उसको ये तो पता होना चाहिए कि केवीएस में आएगा क्या क्या। हम जब केवीएस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग सिलेबस आता है, जब हम डीएसएसबी का देते हैं तो हम उसके लिए अलग आता है, और सीटेट तो बिल्कुल अलग ही है। टॉपिक्स के नाम सेम हो जाने से कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है, क्या सिर्फ इतना सा पढ़कर जाएँ तो इससे काम चल जाएगा। तो आज हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग, और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो फर्स्ट टाइम केवीएस देंगे उनको तो ये भी नहीं पता होगा बेचारों को कि जो पैडागोजी पार्ट है उसमें आना क्या क्या है। तो इसके लिए आप वैकेंसीज आएँ उससे पहले ही हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं कि कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। स्पेशली आज की जो मेरी वीडियो है वो पैडागोजी पार्ट पर है, आपको थंबनेल से ही पता चल गया। आज की क्लास में मैं यूनिट वाइज पूरा बताऊंगी। अगर आपने पहले मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि पैडागोजी पार्ट को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। पैडागोजी पार्ट जो है हमारा 180 में से जितना भी हमारा पार्ट पैडागोजी का आएगा उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया, 4 पार्ट्स में, उसे यूनिट वाइज बांटा गया है। यूनिट्स मतलब यहाँ पैडागोजी की यूनिट्स हैं, और यूनिट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक यूनिट की वेटेज कम से कम 5 to 10 मार्क्स की होती है, किसी की 10 मार्क्स की होती है, किसी की 15 मार्क्स की होती है। ऐसे करके पूरा टोटल हमारा जो है पैडागोजी का पार्ट जो है सबसे क्या होता है, जुड़ता है। तो पीआरटी में पैडागोजी पार्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है, जो मेन पार्ट है वो पैडागोजी ही है। लेकिन हमें 40 मार्क्स का जो है टीजीटी एंड पीजीटी में भी देखने को मिलता है। तो इन तीनों ही लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास सिलेबस तो डिस्कस होगा ही, साथ में एक छोटा सा टॉपिक उठाकर आपको डेमो क्लास के रूप में भी दिया जाएगा, ताकि ये डेमो क्लास जो होगी ये केवीएस को ध्यान में रखकर है। साइकोलॉजी में आप ये मत सोचिएगा कि हमने सीटेट क्वालिफाई है और डेमो है। आज की क्लास से एंड तक बनी रहिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हमारे जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं और केवीएस के सिलेबस में जो पैडागोजी हम कहते हैं या मेथोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें केवीएस के सिलेबस की, जो उसकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट बहुत ही ईजी है और इसके बारे में ऑलरेडी हम सब जानते हैं। जो भी स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई है वो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स जोड़े जाएंगे या जोड़े गए हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले वाले जो पार्ट हमारा है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी को समझना। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पर जो है सेल्फ स्टडी के लिए भी बताऊंगी कि जो बच्चा जो खुद से किसी कोचिंग सेंटर में या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा है उसको भी किस तरह से अपने जो है इस पार्ट की पैडागोजी पार्ट की तैयारी करनी है, हम दोनों को ही ध्यान में रखेंगे। और अगर आप यहाँ पर बैच ज्वाइन करेंगे, यानी कि सीसीएच का केवीएस का बैच ज्वाइन करेंगे, तब तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अपनी क्लासेस लेकर आऊँगी उसमें आपको सिर्फ क्लासेस पर ही डिपेंड रहना है। यानी कि आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयार करा हुआ स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, सिर्फ क्लास आपने लेनी है।
लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी का भी सोच रहे हैं तो उसके लिए भी, और न्यू स्टूडेंट उनको भी ये पता होना चाहिए कि केवीएस के पेपर की जो टीचिंग पैडागोजी की जो क्लास तैयारी है वो हमें कैसे करनी है। तो पहली यूनिट के बारे में डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको बताया, पहली यूनिट जो हमारी है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्टार्ट करूँ आपको समझाना, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो केवीएस का जो हमारा सिलेबस होता है वो पर्टिकुलर किसी एक बुक से कंप्लीट नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी फैकल्टी, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई वो नहीं है जो ये कह दे कि मैं एक बुक उठाऊंगा और मेरा केवीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भले ही टॉपिक सेम देने से सारा सिलेबस एक बुक से कवर नहीं होता, इसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब वो एक्स्ट्रा मेहनत यानी कि एक्स्ट्रा जो हमें पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज की क्लास में वो भी डिस्कस होगा। हम देखते हैं कि जब हम टीचिंग मैथोलॉजी का पेपर देने जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, चाहे मैं केवीएस की बात क्यों ना करूँ, क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि टॉपिक्स तो ये दिए हुए थे पर क्वेश्चन से रिलेट करते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने उस टॉपिक को एक जगह से नहीं उठाया है। कई ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ से साइकोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो हम वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी पहली यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी को समझना। सबसे पहला काम यही है। अगर आप टोटल पैडागोजी के पार्ट की वेटेज देखेंगे तो कम से कम 5% का पार्ट हमारा यहाँ से कवर होता है, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ से मानकर चलिए, जो भी हमारा टीचिंग मेथड का जो भी पार्ट होगा उसका 5%। 5% कम नहीं होता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे इस पार्ट में से आएंगे। और ये पार्ट हमारा, क्योंकि हम ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हैं तो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा पहला टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास की अवधारणा। ये हमने सीटेट में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। सीटेट का लेवल हमारा ये था, अब हमें इसमें 2 कदम और स्टेप को बढ़ाना है। इसमें क्या करेंगे, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और जोड़ेंगे। अब तक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे और इसके इन्फ्लुएंस फैक्टर्स को पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस में ये डेवलपमेंट होता कैसे है। स्पेशली जब पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो पीआरटी के बच्चों की जो एज होती है वो 10 ईयर से छोटी होती है। जब आप टीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों की जो एज होती है वो कितने लेटर चाइल्डहुड में आ जाती है, यानी कि 13-14 से। और अगर आप पीजीटी की बात करें तो वो 13 से 18 में चली जाती है एडोलसेंस में। अब एक जो अर्ली का बच्चा है, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा है, एक जो लेटर चाइल्डहुड का बच्चा है और एक जो एडोलसेंस है, इन तीनों में ही ग्रोथ जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब जो कि हमारे माइंड में ये था कि ग्रोथ वाला टॉपिक तो हमने सीटेट में पढ़ रखा है, हो ही जाएगा, तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि टॉपिक सेम दे देने से वो क्वेश्चन भी सेम देंगे। तो ये बात की हमने किसकी, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की। दूसरा हम करेंगे, इसी से रिलेट करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसमें मैच्योरिटी लेवल आता है, यानी कि परिपक्वता आती है, और वो कैसे डेवलप होती है। 3 से 6 साल तक के बच्चों में अलग तरीके से देखने को मिलती है, 3 से 12 साल के बच्चों में अलग देखने को मिलती है और 12 से 18 साल के बच्चों में अलग देखने को मिलती है। तीसरा टॉपिक हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, विकास के सिद्धांत, जो कि ऑलरेडी हम सीटेट में पढ़ते हुए आए हैं। हमें पता है विकास के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से सबसे जो मेन हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, प्रॉक्सिमो क्या होता है, विकास की कितनी दिशाएं हैं, क्या विकास सर से पैर की तरफ ही चलता है या सेंटर टू आउटसाइड चलता है। अभी सर से पैर की तरफ, हेड टू टो क्या है और सेफेलो या सेंटर टू आउटसाइड क्या है। इस डिफरेंस को हमें दोबारा से सीटेट वाले उसमें लेकर इसे पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करके उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। चलिए तीसरे की बात करें। तीसरा हमारे पास क्या आता है, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। जब बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको किन किन टास्क की, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये पैडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि जो क्लास में लर्नर है, जो बच्चा आपसे सीखने आया है, उसे किन किन चैलेंजेस यानी कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब एक छोटा बच्चा जब स्कूल में पहली बार आता है तो उसे कई तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। वो चैलेंजेस टीचर के लिए भी एक चैलेंजेस ही होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज को लेकर है। एक बच्चा जो क्लास में फर्स्ट टाइम आया है तो वो एक मदर टंग के साथ आया, अब स्कूल में उसको नई लैंग्वेज सिखानी, तो ये अपने आप में क्या एक चैलेंज है। एज अ टीचर अब मैं उस बच्चे को कैसे कंफर्टेबल जोन में लेकर आऊँ, साथ ही इन्वायरमेंट का, जहाँ से वो आया है और स्कूल का इन्वायरमेंट दोनों ही अलग है। आजकल तो इस इन्वायरमेंट वाले चैलेंजेस को कम करने के लिए हमारी एनईपी ने काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए, यानी कि स्कूल में फर्स्ट टाइम आने से पहले ही बच्चा 3 मंथ्स क्या करके आता है, बाल वाटिकाज, अगर आपने नाम सुना होगा, बाल वाटिकाज बनाई गई थी एनईपी के थ्रू। ठीक है, उसमें 3 महीने बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि स्कूल में आने से पहले वो प्रिपेयर हो, ताकि जो चैलेंजेस उसको स्कूल में आने वाले हैं वो किस तरह से वो करें। साथ ही डेवलपमेंट के टास्क एंड चैलेंजेस में सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ जो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, चाहे मार्क्स की वेटेज सारे तीनों लेवल्स पे अलग अलग हो, लेकिन टॉपिक्स हमारे सिलेबस में यही रहते हैं, बस क्वेश्चंस की जो फॉर्मेट है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखें, फिफ्थ कहता है हम डोमेन्स की बात करेंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी जो डेवलपमेंट होता है उसको कितने 4 भागों में बांटा जाता है, बट अभी जो आपके पास आए हैं उसमें फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशो इकोनॉमिकल है और मोरल है और इमोशनल डेवलपमेंट है। ऑलरेडी सीटेट में हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट यूनिट थोड़ी थोड़ी रिलेट करती है सीटेट से, लेकिन ये मत सोचिएगा अगर ये यूनिट सीटेट से रिलेट कर रही है तो बाकी आने वाली 3 यूनिट भी आपकी सीटेट से रिलेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। उनमें हमें बहुत कुछ अलग से सीखने को मिलेगा जो कि हमने सीटेट में भी शायद नहीं सीखा।
तो पहली 5 यूनिट में खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जो 5 नंबर का पार्ट आ रहा है वो हमारे सीटेट से रिलेटेड है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपका जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जो आगे आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ उसको देखने के बाद तो आपको लगेगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पेडागोजी पार्ट में ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया डोमेन्स की बात करें तो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशो इकोनॉमिकल है, मोरल है और इमोशनल है। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, फिर से हम देखेंगे विकास की एक अवस्था नहीं है, मानव विकास 6 अवस्थाओं से होकर जाता है। ठीक है, मानव विकास 6 अवस्थाओं से होकर जाता है और सभी स्टेजेस में विकास जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्फेंसी पीरियड है उसमें शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, फिर प्री नेटल में कैसे हो रहा है, इन्फेंसी में कैसे हो रहा है, चाइल्डहुड में कैसे हो रहा है, और चाइल्डहुड में भी 2 पार्ट्स में, अर्ली में अलग होता है, लेटर में अलग होता है, और एडोलसेंस तक आते आते तो शारीरिक चेंजेस परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इतना हार्मोनल चेंजेस बच्चों में आता है जिसकी वजह से उनका शारीरिक विकास बिल्कुल, जो एक बच्चा गर्ल या बॉय की तरह दिख रहा था एकदम से लेडीज और जेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। दूसरा बात करें कॉग्निटिव की, अब कॉग्निटिव में हम ऑलरेडी सीटेट में पढ़कर आ रहे हैं, जीन प्याजेट ने हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉग्निटिव पार्ट को समझाया, पर काम नहीं चलने वाला है जीन प्याजेट से कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास से खाली काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर आपको कॉग्निटिव के लिए वाइगोट्स्की को भी पढ़ना पड़ेगा और भी बहुत सारे थिंकर्स को इसमें थ्योरी में ऐड करना पड़ेगा। चलिए बात करें शोशो की। शोशो के लिए वाइगोट्स्की के कंसेप्ट को पता होना चाहिए कि प्राइवेट स्पीच क्या है, सोशल स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरल डेवलपमेंट की बात करें जिसमें मोरल रीजनिंग आती है, मोरल डिलेमा आती है, नैतिक दुविधा क्या है, क्या ये नैतिक दुविधा 2 से 4 साल के बच्चे की भी सेम रहती है, क्या ये नैतिक दुविधा जो है 16 से 18 साल के बच्चे में कैसे आती है, या अडल्टहुड में आती है, कैसे आती है, तो हम यहाँ पर उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, और अब आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। आप ये यकीन मानिए जो केवीएस का अगर आप प्रीवियस पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर आता ही आता है। अभी इमोशनल डेवलपमेंट है क्या? पहली बात तो विकास के सभी सिद्धांत जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, आप सब जानते हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे इसको जोड़ेंगे विकास से। इमोशनल डेवलपमेंट हर विकास से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, चाहे हमारा कॉग्निटिव हो, चाहे हमारा सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि विकास के सभी सिद्धांत बताते हैं कि विकास के एक इंटर रिलेटेड है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, अब ये इमोशंस जो है हमें एडोलसेंस में, क्योंकि आपके पास टीजीटी और पीजीटी भी है, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, खासकर मैं बात करूँ पीजीटी वालों की, तो वहाँ तक आते आते बच्चों की जो स्टेज होती है वो एडोलसेंस होती है, और एडोलसेंस भी वो लेटर में चल रही होती है, एंड में। इसमें क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये इमोशनली जो चैलेंजेस हैं, इसमें स्पेशली जो एक गर्ल और बॉय वाला जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो थोड़ा और कम एज ले लेते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चों में ग्रुपिंग होने लगती है, सेम एज के बच्चों में गर्ल्स में होने लगती है, बॉयज़ में होने लगती है, गर्ल्स और बॉयज़ में भी होने लगती है। तो इसी सारे कंसेप्ट को हमें यहाँ पर समझना है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें कहता है कि सिर्फ आपने विकास के सिद्धांतों को ही नहीं पढ़ना है, आपने ये देखना है विकास के अंदर और क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर इम्प्लीकेशन की बात करूँ, यहाँ पर बच्चा क्या क्या चीज़ों को मतलब फेस करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विकास करते समय सिर्फ बच्चों का इमोशनल सोशल डेवलपमेंट ही नहीं होता, हमें बच्चों को और भी कई चीज़ें उसमें सिखानी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड चैलेंजेस एंड की बात करते हैं। एडोलसेंस पूरा टॉपिक है, मैं अब बार बता रही हूँ सभी स्टेजेस में से। अब जो टीजीटी एंड पीजीटी वाले हैं उनको एडोलसेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडोलसेंस है क्या, किशोर अवस्था है क्या। इसे जो है तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इसमें तेज़ी से तूफान की तरह हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बच्चों को क्या सोसाइटी का इफेक्ट बड़ा ज़्यादा पड़ने लगता है। तो इसके प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं, इसके सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हैं, वो तो हम डीपली डिस्कस करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर एडोलसेंस में बच्चों की कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, उन नीड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही ये जो एज है वो चैलेंजेस की भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्कूल लेवल खत्म होने वाला होता है और हमारी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो बच्चों को अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर टीचर या उसके पेरेंट्स उसको ना समझें तो बच्चे के डेवलपमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें देखना है कि इसमें बच्चा क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। साथ ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन को लेकर भी आता है। सोशलाइजेशन जिसे हम समाजीकरण भी कहते हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन है क्या। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, जब हम सोसाइटी के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं तो हम उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। अब ये सोशलाइजेशन जो है इसमें 2 फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है, एक प्राइमरी फैक्टर का और एक सेकेंडरी फैक्टर का। आप लोग ये तो जानते हैं कि प्राइमरी फैक्टर जो है वो घर होता है, यानी कि पहला बच्चे का समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये आपका सोशलाइजेशन होता है घर में। और घर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके सोशलाइजेशन पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा होता है स्कूल। मैं कुछ नया नहीं बता रही क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सीटेट में पढ़ा है। प्राइमरी फैक्टर में हमारा घर होता है और सेकेंडरी फैक्टर में हमारा क्या आ जाता है, हमारा स्कूल आ जाता है। अब ये घर और स्कूल बच्चे के सोशलाइजेशन को कैसे इफेक्ट करेंगे, इस और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, स्कूल कॉन्टिन्यूटी और स्कूल में किस तरह से बच्चे का ये विकास आगे की तरफ बढ़ेगा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो
थोड़ा थोड़ा इस पहली यूनिट को पढ़कर ऐसा लगा कि सीटेट दोबारा से याद आ गया है ना, क्योंकि सारा ये चीज़ें हमने वहाँ पे सीटेट में पढ़ी थी। बट सीटेट में जो हमने पढ़ी थी वो बहुत ही एक जनरल बेस पे पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक्स में केवीएस के अकॉर्डिंग, पैरागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है इसका लेवल बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हमारा सीटेट का लेवल ये था तो हम केवीएस के लेवल को ये रखेंगे। वो रखेंगे कैसे, वो रखेंगे हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस वाइज। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, विद मैं आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पैडागोजी में एप्लीकेशन। आप थ्योरी पार्ट को, कंसेप्ट पार्ट को कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको यूज़ करना नहीं आता, उसका एप्लीकेशन नहीं आता, तो वो हमारा लर्निंग किसी काम का नहीं होता। केवीएस का पैटर्न अगर हम बात करें, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो माइंड से निकाल दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आइएगा कि मैंने सीटेट क्रैक कर लिया, क्वालिफाई कर लिया तो मैं केवीएस भी कर लूँगा या कर लूँगी। क्योंकि जो केवीएस की पैडागोजी होती है उसमें स्टेटमेंट पूरी एक एक पेज की होती है, पूरी एक पत्र लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, आपकी समझ को चेक करना है। क्योंकि हमारे देख रहे हैं यूनिट का नाम ही क्या है, यूनिट का नाम में ही अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो अंडरस्टैंडिंग को 2 शब्दों में तो डिफाइन किया जा नहीं सकता, तो उसके लिए हमें डीपली इसकी नॉलेज होगी। अब इसके लिए हम ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, इसके लिए हमें और भी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ हमें एनसीईआरटी बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ यहाँ पर एनएस जो हमारा NIOS है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी बुक्स की, और कुछ जो है हम इधर उधर से जो हमारा DSSB का सिलेबस होता है कुछ टॉपिक्स हम उसमें से भी निकालेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक बुक उठाऊँ या आप एक बुक खरीद लें और आप केवीएस के पेपर की तैयारी कर लें तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि केवीएस के लिए आपको एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कि आपने किस किन बुक से किस किस तरीके से कहाँ से पढ़ना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैच लेते हैं, ऑनलाइन बैच लेते हैं, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मैं भागकर आपका जो है, मैं ये पूरा जो क्लासेस हैं पूरी आपको एक ही जगह, सोचो कि मैम की भाग दौड़ हो रही है और वो आपको एक ही जगह, सिर्फ आपको जैसे खाना बनाकर दिया जाता है, आपने सिर्फ हाथ को उठाना है और उसे खाना है, तो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बैच है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं वो आपकी टाइम टू टाइम करती रहूँगी। तो ये हमने पहले यूनिट को डिस्कस किया, अब इसकी यूनिट को, सेकंड यूनिट को डिस्कस करें। इसी में देखिए अभी फर्स्ट ही चल रही है, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या आता है कि बच्चा क्या करता है, देखिए जरा, क्रिएटिंग लर्निंग की बात करें कि जो स्कूल है बच्चे को सीखने की कैसे बनाता है। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि यहाँ पर मुझे NCERT की बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब NCERT की बुक्स में भी ये बताया गया है कि बच्चा जो है वो कैसे कैसे स्कूल में चीज़ों को सीखता है। अब दूसरी बात करें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की, थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं एसओ को, आपने नाम तो सुना ही होगा। एसओ का मतलब होता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय खुद में एक संगठन है, ठीक है। और विद्यालय संगठन का मतलब होता है जो एक टीचर होती है उसे सिर्फ क्लास में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन को भी चलाना है। स्कूल अपने आप में एक संगठन है। अब उसके लिए बहुत काम होते हैं। तो अगर आप लोग ये सोचने वाले हो कि टीचर बन जाएंगे, क्लास में जाएंगे, पढ़ा कर आ जाएंगे, लो जी काम खत्म, दिन में फ्री हो जाओगे, तो टीचर कभी फ्री नहीं होता है भाई, ठीक है। और केवीएस वाले हो, केवीएस हो या DSSB हो, कोई भी हो, आपको टीचर्स को फ्री नहीं रखते हैं। वो लोग के आप समझ कर चलिए कि आप वहाँ पर डबल मेहनत होने वाली है। अभी तो सिर्फ स्टूडेंट हो तो आप ये सोच रहे हो चलो पढ़ाई करनी है, लेकिन जब टीचर बन जाओगे ना तो आपके काम बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है। तो आप स्टूडेंट लाइफ को याद करोगे कि वही बढ़िया था, जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ने का काम होता था। टीचर बनने के बाद तो वर्कलोड बढ़ ही गया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन। इसके अंदर हम वो सब डिस्कस करेंगे जो एक टीचर को पता होना चाहिए जब वो स्कूल में पढ़ा रहा होता है या पढ़ा रही होती है। जैसे लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, जो हम माइक्रो टीचिंग करते हैं वो क्या है, लेसन प्लानिंग क्या है, किस तरह से प्री प्रोसेसिंग की जाए, किस तरह से बच्चे को मतलब एक प्लानिंग करके, ऐसे नहीं कि क्लास में आप आए और आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आप PRT के लेवल के अकॉर्डिंग है तो आपको PRT की यानी कि छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप TGT लेवल पर है तो आपको TGT लेवल पर करनी पड़ेगी, और अगर PGT यानी कि डॉल्सन्स बड़े बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसे क्लास वाइज, लेवल वाइज रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें जो कि एक नया टॉपिक है जो कि हमें सीटेट में नहीं देखने को मिला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से आना ही है। अब ये है क्या, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही प्रोसेस है, और किस तरह से सिलेबस को प्रिपेयर किया जाता है और करिकुलम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या सिलेबस जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो केवीएस का अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो। खासकर हमें करिकुलम को बांटा गया है कि हिडन है, ठीक है, यानी कि एक खुला है और एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। अब आप लोग सोचोगे ये खुला हुआ और ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है, तो इसके लिए मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी एक बुक उठाकर सिलेबस नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग। कुछ के लिए हमें NIOS वाला सिलेबस की बुक्स चाहिएगी, मैं आपको टाइम टू टाइम उनके कोड बताऊंगी कि कहाँ से किस टॉपिक के लिए हमें कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही कुछ हमें NCERT के सिलेबस के NCERT बुक्स की भी नीड होगी। और इसके अलावा कुछ हम क्या करेंगे, हमारे जो है
क्लासेस तो हम ले ही रहे हैं, साथ में जहाँ से भी हमें हमारे टॉपिक्स वाइज सिलेबस को जहाँ से निकाला जा सके, जहाँ से हमें उससे मोर इन्फॉर्मेशन मिले, तो यानी कि कंटिन्यू। आप ये भूल जाइए कि आप एक थोड़ा सा नैरो सा सिलेबस पढ़कर जाएंगे और आपका केवीएस का पेपर हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम को हम समझेंगे कि क्या है सिलेबस और क्या होता है करिकुलम, और कितने टाइप्स का करिकुलम होता है, और इनके मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है। चलिए आगे बात करें, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगी, एक छोटा सा टॉपिक में भी पढ़ाऊंगी जो सीटेट में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, आप लोगों को भ्रम होता है कि हमने एनईपी पढ़ रही है, लेकिन आज मैं एनईपी से कुछ एक नई चीज़ आपको बताऊंगी जो अब तक हमारे सीटेट में नहीं आई, लेकिन वही एनईपी से रिलेटेड जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो केवीएस में ज़रूर आता है। ठीक है, तो 11th नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, जिसमें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की जाती है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग का पीरियड है, स्पेशली 3 क्लास का अगर मैं बात करूँ, क्लास 3rd तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मूलभूत या बुनियादी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब उन बच्चों को 3rd क्लास तक बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, उनको क्या आ जाना चाहिए, उन्हें न्यूमरेसी आ जानी चाहिए, यानी कि नंबर्स की पहचान हो जानी चाहिए। ठीक है, और साथ ही उन्हें लिटरेसी, यानी अभी लिटरेसी और ये न्यूमरेसी है क्या, यानी कि मूलभूत साक्षरता होती क्या है, इसको लाया कौन, इसे किसने लागू किया गया, कैसे लागू किया गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में FLN भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें कवर होते हैं कि FLN है क्या, तो आज की क्लास में मैं आपको इसी के बारे में ही समझाऊंगी कि ये FLN होता क्या है। तो ये हमारा पार्ट हुआ जो कि अब तक हमने सीटेट में कभी नहीं पढ़ा था, और इस एज तक यानी कि इस क्लास तक बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सिलेबस को हम कंप्लीट कर लें, देन क्वेश्चन 12 टॉपिक्स पे चलें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जो हमारी एजुकेशन है उसमें क्या है, लर्निंग की बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल यानी कि बच्चा अनुभव से कैसे सीखता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि बच्चे का योग्यता आधारित शिक्षा अनुभव, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एनसीएफ के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको एनसीएफ याद हो, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, जिसे सीबीएसई बोर्ड ने बनाया और एनसीईआरटी जिस पर वर्क करती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि केवीएस के लिए हम एक उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी या प्लस एनसीएफ हमें कहता है योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, यानी कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, अनुभव से सीखता है, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है जिसमें एक्सपीरियंस लेकर सीखता है, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, जिसमें बच्चा करके सीख रहा है, प्रयोग करके सीख रहा है, सामने की चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करके सीख रहा है, वो कैसे सीखा जाता है। इसके लिए क्या किसी और प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, या सिर्फ हमें क्लासरूम एक्टिविटीज़ को बच्चे की बाहर की एक्टिविटीज़ से, या मुझे इसके लिए प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे किस तरीके से बच्चे को बताना है, वो सारा पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उसमें चलते हैं। थोड़ा सा हमें हमारा टीचिंग पार्ट में दोबारा लौटना पड़ेगा। जो हम 2 साल का टीचिंग कोर्स करके आए हैं, जो हम डीएलएड करते हैं या बीएलएड करते हैं या हम बीएड करते हैं, तो उसमें हम 2 साल का जो टीचिंग कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर हमें जो ईयर प्लान पढ़ाए जाते हैं, यूनिट प्लान पढ़ाए जाते हैं और लेसन प्लान। अब क्या होता है, सीटेट में हमसे ये नहीं पूछा गया था कि लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेकिन अभी हमें दोबारा से अपने टीचिंग कोर्स में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, यानी कि वहाँ से भी हमें जो है स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि हम वहाँ देखेंगे जो प्लान बनते हैं। आपको पता होगा एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टाइम टू टाइम बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग योजनाएं जो है वो चेंज होती रहती हैं। योजनाओं की अगर बात करूं तो आप देखिए, जब 2000 NEP 2020 जो योजना आई थी उसको 2024 में जो है एप्लीकेशन फॉर्म में लाया गया, तो कितनी योजनाएं बनती हैं। ये योजनाएं सिर्फ भारत जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो ही नहीं करता, स्कूल के अंदर भी योजनाएं बनती हैं। स्कूल के अंदर बनने वाली योजनाएं थोड़ी छोटी होती हैं, जैसे कि जिसको हम लेसन प्लान कह देते हैं। टीचर के लिए लेसन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसने उसको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाना है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अब बात कर लें किसकी, मटेरियल की और रिसोर्सेज की, कि अगर आप टीचर हैं, चाहे आप पीआरटी की हैं, टीजीटी की हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, आपको किन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। सोर्सेज में हम जो है ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि जब मैं एज अ प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ा रही हूँ, मैथ्स पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो मुझे किस किस तरह के सोर्स की ज़रूरत है। क्या मेरे खाली क्लास में लेसन प्लान बनाने से काम चल जाएगा, या मुझे उसके लिए बच्चों के लिए टॉपिक्स वाइज कुछ अलग से कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसको डीपली बात करेंगे, और साथ ही हम सोर्सेज की बात करेंगे। साइकोलॉजी में सोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होते हैं, एक सेकेंडरी सोर्स होते हैं। अब आप ये सोचोगे प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में अवेलेबल कराए जा सकते हैं, जबकि कुछ सोर्स के लिए क्लास में अवेलेबल नहीं होते, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, बच्चे को बाहर लेकर जाना पड़ता है। तो अब ये सोर्सेज क्या होते हैं, उसके लिए हम पूरा यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट ले लें, अब बात कर लें, क्योंकि आपको पता है आजकल एजुकेशन सेक्टर में जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सिर्फ किताबी ज्ञान यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड से नहीं पढ़ाया जाता।
जब से जो कोरोना गया है, आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है तब से ये ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म वाला जो टेक्निकल चीज़ें वाली है, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया या जो भी हम बच्चों को स्मार्ट उससे पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज भी टीचर को होनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डाल देते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि अब टीचर हो ना तो सिर्फ आपको किताब लेकर किताबों से पढ़ाना नहीं है, आपको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए ये हम इसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट जिसकी मैंने डिस्कस किया। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ बताया एसओ के बारे में। एसओ क्या है? एसओ है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन होता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क करता है, और विद्यालय संगठन में एक टीचर का क्या रोल होता है, एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, और जो स्कूल में अदर मेंबर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, और ये प्रोसेस में प्लानिंग का रोल क्या है। हम सारा इसको डीपली एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ क्योंकि सिलेबस सेम हो जाने से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का पेपर सेम नहीं होगा। क्लास जब आपकी यहाँ पर मैं लूँगी तो मैं तीनों लेवल्स को ध्यान में रखकर लूँगी कि किस तरह से हमारे पीआरटी में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमारे टीजीटी में आते हैं और किस तरह से हमारे पीआरटी में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सीखने के अनुकूल माहौल बनाना है, यानी कि बच्चा सीखेगा कैसे। पहली बात तो यहाँ एक बात हमारे माइंड में होना चाहिए कि क्लास में है इंडिविजुअली डिफरेंसेस। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग है, तो टीचर एक तरीके से थोड़ी सिखाएगी, टीचर सिखाएगी अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम विविधताएं लेंगे। यानी कि क्लास में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि बच्चे क्या हैं, अलग अलग तरह के हैं, एक जैसे नहीं हैं। और डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिसेबिलिटीज़ कहीं हैं, लेकिन डिसेबिलिटीज़ को लेकर केवीएस में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि डिसेबिलिटीज़ को लेकर हमारी जो सरकार है वो क्या कौन कौन से एक्ट पास करती है। ठीक है, आपको पता ही ऑलरेडी डिसेबिलिटी एक नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ होती है, और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह के एक्ट हमारी जो है सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे विकलांगता के बारे में। ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटीज़ क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया, डिस्कस की जाएंगी। तीसरा कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, वो भी स्कूल का, ये तो समझने की ज़रूरत है। अगर स्कूल ही नैरो माइंडेड होगा, उसकी सोच छोटी होगी, वो सिर्फ बच्चे को कोलेस्टिक एरिया को ही कवर करता होगा, वो कोलेस्टिक एरिया को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा, तो ऐसे में जब स्कूल की मानसिकता छोटी है, जब स्कूल की मेंटल हेल्थ छोटी है, तो वहाँ पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो हमें इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। अगर हम बात करें स्कूल में सिर्फ टीचर ही नहीं होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्कूल एक एसओ है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, और इस संगठन में क्या होता है, उसमें काम करने वाले जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट तो खैर रहेंगे, जो अदर मेंबर्स भी जो उसका पार्ट है, जो एसओ का पार्ट है, उनकी मेंटल हेल्थ भी क्या करती है, बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम उसको पूरा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं किसकी बात करते हैं, गाइडेंस की एंड काउंसलिंग की। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेवल पर स्कूल में आने वाला बच्चा अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता, अगर और उसकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टीचर का होता है। अगर उसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है आफ्टर 10th आफ्टर 8th, आप कभी भी लगा लीजिए, अगर वो प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की, तो उसे एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब ये गाइडेंस उसके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग करेगा कौन, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग करेगी टीचर। लेकिन टीचर भी तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कब करेगी, जब उसका खुद का पैडागोजी पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उसके अंदर खुद में इतनी समझ होगी कि मुझे बच्चे को किस तरह से गाइड करना है। तो एक टीचर के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और एज अ टीचर जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो ये टॉपिक भी हमारा रहेगा। मार्गदर्शन और परामर्श क्या होता है, बच्चे को लाइफ टाइम एक टीचर के गाइडेंस की और किसकी ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सिर्फ बच्चे के डेवलपमेंट में क्या है कि सिर्फ जो है घर ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है, बल्कि उसका स्कूल, उसका समुदाय, उसकी जो कम्युनिटी होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब ये जो हमारी जो सीखने के साधन है, यानी कि खाली स्कूल ही बच्चे को सीखने के सोर्सेज उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, बच्चे को सीखने के सोर्सेज देता है। इसमें हमारे स्टेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर अगर आपको याद हो, जो हमारा आरटी एक्ट आया था 2009, उसमें ये बताया गया था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी कि स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरह से जो कम्युनिटी, छोटे छोटे समुदाय हैं, वो अपने एरियाज़ में किस तरह से स्कूल्स को डेवलप करेंगे, उनके लिए क्या रूल्स बनाएंगे, वहीं स्टेट लेवल पे बताया गया था, और लास्ट हमारा जो है सेंटर लेवल पे बताया गया था, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को पूरा देखती है। तो यहाँ पर हमें वो सारे लर्निंग प्रोसेस, रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ क्लास में आ रहा है, बैग लेकर आ रहा है, स्कूल लेकर आ रहा है, उससे नहीं सीखेगा। उसको सीखने के लिए स्कूल से बाहर के भी जो फैक्टर्स हैं, या जो हमारे एजेंसीज हैं, चाहे वो आप लगा लीजिए कम्युनिटी है या कोई भी लगा लीजिए, वो क्या करती है, बच्चों को टाइम टू टाइम सीखने के रिसोर्सेज क्या दे रही है। जैसे स्कूल से बाहर होने वाले कॉम्पिटिशन्स, अगर स्कूल से बाहर कॉम्पिटिशन ही नहीं हो रहे हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट, एक बच्चा उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो एक अच्छा राइटर बन सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट में हो सकता है, अच्छा म्यूजिशियन है, कुछ भी लगा लीजिए, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको डेवलप करने के लिए हमारा जो समुदाय है या हमारी जो स्टेट है या हमारी जो सरकारें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
चलिए आगे हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग है यूजिंग अचीवमेंट जो डाटा है इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग कैसे करेगा, यानी कि जो इकट्ठा आंकड़े होते हैं बच्चों के, हर साल के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि शिक्षण अधिगम में सुधार कैसे किया जाए। अगर आप लोगों को अपना भी स्कूल टाइम याद होगा तो आप देखिए हमारे स्कूल्स में भी बाहर से क्या करते थे, टाइम टू टाइम लोग आते थे जो काउंसलिंग करते थे, जो क्या करते थे इंस्ट्रक्शंस देकर जाते थे कि टोटल जो लास्ट ईयर का बच्चे का है कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए। एक टीचर को इस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, क्योंकि खाली आपको पढ़ाना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन पर्पस नहीं है। बच्चे को चेक कैसे किया जाए, चेक इन द सेंस कि बच्चे को असेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे स्कूल सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, और स्कूल सेल्फ असेसमेंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि उसमें और सुधार कैसे किया जाए। इसके लिए ऑलरेडी हम थोड़ी सी नॉलेज पहले से रखते हैं, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है कि अभी सभी स्कूल्स में सीसी पैटर्न है। सीसी पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन कहते हैं। उसी प्रोसेस में हमने वहाँ देखा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है। उन्हीं को हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिससे बच्चे को असेस किया जाता है, यानी कि स्कूल कैसे बच्चे को असेस करेगा, क्या पैटर्न अपनाएगा, क्या उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। इस तरीके से हमारे सारा टॉपिक हो गया। आगे चलें, अब बात कर ले थोड़ा सा सिलेबस से जो टॉपिक्स होते हैं उनसे एक्स्ट्रा हटकर। पहले तो हमें मेंटली प्रिपेयर ये होना है कि एक टीचर से जो एक टीचर आप बनने की सोच रहे हैं, आपने एक सपना ले लिया कि मुझे एक टीचर बनना है, तो भाई किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, आपको मोर नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। और मोर नॉलेजेबल बनने के लिए आपको हमारी गवर्नमेंट है या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टाइम टू टाइम क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, एक्ट बनाता है, ठीक है, जो है आपने देखा होगा एनसीएफ कितनी बार बन चुका है, हमारी एनईपी अभी 2020 आई वो भी ठीक है, उससे पहले भी काफ़ी हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन बन चुके हैं। या इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमारी जो एनसीएफ है या हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, उसने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, ठीक है। और आजकल तो हम देख रहे हैं जब से नई एनईपी 2020 आई है, एक नई ही चीज़ की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात की जा रही है। अभी कंस्ट्रक्टिव वर्ड अपने आप में नैरो नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड अपने आप में ब्रॉड वर्ड है। अगर आप इसको डीपली कंस्ट्रक्टिव वर्ड को समझना चाहें तो ये सारा जो अभी आप सिलेबस सामने देख रहे हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें कि शिक्षा को अचीव करने के लिए, यानी कि रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों की क्या भूमिका है। सबसे बड़ा रोल है स्कूल को अपने बच्चों के जो उसके स्कूल के अंदर जो बच्चा आया है उसका डेवलप करने के लिए, उसका डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। और वो नियम वो अपनी तरफ से नहीं बनाता, जो उसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो नियम आते हैं उनको फॉलो करके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि स्कूल में कितने एक क्लास में बच्चे होंगे, ठीक है, कितने बच्चों पर कितनी टीचर रखी जाएगी, उनका करिकुलम किस तरह का होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट पार्ट की। आप ये देख रहे हो कोई भी हमारा पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिना एनईपी के तो अधूरा है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबने इसके बारे में जानते हैं और एक भ्रम में जीते हैं। थोड़े से उसके पैटर्न के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या उसके पिलर्स के बारे में जान लेने से ऐसा लगता है एनईपी तो हमें आती है, बट केवीएस में ये एनईपी, वो जो 3 पेज की एनईपी आप पढ़ ली और आपको लगा कि मैंने एनईपी पढ़ ली और अब एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो मेरे सारे सॉल्व हो जाने, कोई नहीं पूछ रहा कि क्या पैटर्न अपनाया गया था, कोई नहीं पूछ रहा कि पिलर्स कितने थे, कोई नहीं पूछ रहा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई नहीं पूछ रहा कि पहले फर्स्ट टाइम जो है एनईपी आपकी जो है कब लागू की गई थी। केवीएस आपसे कुछ और ही पूछता है। केवीएस जो है आपसे क्या कर रहा है, कुछ अलग ही पूछ रहा है। देखिए वो क्या क्या पूछ रहा है, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं एक छोटा सा टॉपिक भी उठाऊंगी, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो छोटे बच्चे यानी कि क्लास 3rd तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें क्लास 3rd तक क्या क्या चीज़ें आ जाने चाहिए, यानी कि उन्हें न्यूमरेसी यानी कि संख्यात्मक यानी कि नंबरों की पहचान आ जानी चाहिए, साथ ही उन्हें लिटरेसी यानी कि उन्हें क्या आना चाहिए, अपना जो है रीडिंग पार्ट उनका पूरा प्रॉपर ठीक होना चाहिए। इस तरह के जो बच्चे हैं, जो क्लास 3rd के बच्चे हैं, उनके करिकुलम एंड पैडागोजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। होलिस्टिक एंड जो लर्निंग होती है, होलिस्टिक लर्निंग जिसे हम समग्र शिक्षा भी कहते हैं, यानी कि क्लास 3rd तक के बच्चों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, या समग्र होलिस्टिक क्लास 3rd ही क्यों, अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी टीजीटी एंड तीनों लेवल्स की बात करूँ तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, हम उसको भी यहाँ पर डीपली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए ये मैं बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के राइट्स की। आपको पता है टाइम टू टाइम हमारे एजुकेशन सेक्टर में या हमारी जो सरकार है उन क्या करती है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, कुछ एक्ट बनाती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं और ऑलरेडी आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में ऑलरेडी 2009 के बारे में जाना है, तो ये वही सेम हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये राइट जो आरटीई एक्ट है ये एज इट इज़ है। अगर आपको याद हो तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आरटीई एक्ट जो है, वो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि
ये हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमारा जो आर्टिकल 21A जो है वो इसके लिए रिलेट करता है। इसमें 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई है, हमें इतना पता होना चाहिए। साथ ही इसमें क्या कहा गया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, साथ ही इसमें क्या है कि ये क्या करता है, बच्चों को ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होने की वजह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ये बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। तो हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी सीटेड क्वालिफाई हैं, तो वहाँ पर हम आरटी एक्ट के बारे में पढ़कर आए हैं। चलिए अब बात कर लें और कि अब इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर टारगेट केवीएस को क्रैक करने का है, मार्क्स को लेकर भी बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि पहले केवीएस का जो एग्जाम होता था ना वो 150 का होता था, बट अभी जो 22-23 में आपका जो पेपर हुआ था, एग्जाम जो हुआ था, उसमें जो पेपर का जो वेटेज रखी गई थी मार्क्स की वो 180 की थी, है ना। तो 180 के हिसाब से बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि कितने मार्क्स लिए जाएं। तो याद रखिएगा, मार्क्स का कोई ऐसा सीटेड वाला फंडा नहीं है कि आपने 60% मार्क्स लेने हैं तो आप क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है आपका सीबीटी मोड पर, इसका 70% ही क्या होता है, ऐड होता है उसमें। 70% के लिए अब कोई ये नहीं कह सकता कि 180 में से 150 ले आओ या 140 ले आओ, बट अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि एक हाईएस्ट स्कोर जो है वो क्या किया जाए, एक हाईएस्ट स्कोर जो है आप उसमें अचीव कर सको। हाईएस्ट स्कोर का मतलब ये नहीं है, वैसे तो मेरिट जो बनती है वो टोटल आपका जितने बच्चे इस एग्जाम दे रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बनती है कि बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि आप एक अच्छा सा स्कोर जो है वो कर सको। ये अच्छा सा स्कोर होगा कब, जब हमारी तैयारी अच्छी होगी। और तैयारी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेटफॉर्म रेडी करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए और कमर कस लीजिए अगर आप केवीएस में एंट्री मारना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल पे मारें, चाहे आप टीजीटी लेवल पे मारें या आप पीजीटी लेवल पर। पैडागोजी पार्ट स्ट्रॉन्ग तो समझो आधी जंग तो आपने जीत ही ली, है ना। आधी जंग जीतने के लिए सिर्फ इतने से सिलेबस से काम नहीं चलने वाला है, सिलेबस हमारा ये होने वाला है और तैयारी भी, अगर सिलेबस इतना है तो तैयारी हमारी इतनी होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों के साथ क्या किया है, डिस्कस किया कि सिलेबस हमारा कैसे कैसे चलेगा। अब थोड़ा सा बात कर ले केवीएस के टॉपिक्स वाइज की। हमें जो एक माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, क्या सीटेट की जो चाइल्ड साइकोलॉजी हमने मतलब सीडीपी जो हमने पढ़ी थी, क्या उतनी से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी वेटेज आपकी है इसमें जो टीचिंग मेथोलॉजी में, उसका सिर्फ 5% मानकर चलिए। यानी कि अगर आपने सीटेट में 30 मार्क्स की सीडीपी पढ़ी थी तो उसका 5% ही काम आने वाला है, बाकी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और बाकी की तैयारी के लिए मैं आपको बता ही दिया है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बुक को उठाकर या पर्टिकुलर किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक कोई फैकल्टी ये कह दे कि मैं तो सिर्फ एक बुक से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी उससे आपका सिलेबस हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि हमें यहाँ पर जो है कुछ पार्ट हम अपना डीएसएसबी वाले कंटेंट से भी उठाएंगे, जो सिलेबस है हमारा वहाँ से भी लेंगे, कुछ हम एनसीईआरटी की बुक्स भी यूज़ करेंगे, कुछ जो है हमारा जो एनआईओएस का जो सिलेबस होता है वहाँ से भी लेंगे, क्योंकि उसकी बुक्स का भी कुछ ऐसा बुक्स है हमारी जो जिनका कंटेंट हम केवीएस में यूज़ करेंगे। कहने का टोटल बात ये है कि जो हम माइंड सेट करके बैठे होते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आपको एक जो सरकार ने हमें जो केवीएस संगठन ने जो हमें सिलेबस दिया वो सिर्फ सिलेबस है, पेपर का कि जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। वो हमें तब पता चलती है जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं और हम देखते हैं इंक्लूसिव के नाम पर कुछ और दिया गया है, प्रोग्रेसिव के नाम पर कुछ और दिया गया है। FLN क्या था, पढ़कर तो एनईपी पूरा साल भर गए थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी, बट ये FLN आ कहाँ से गया? तो इस तरह की कन्फ्यूज़न वहाँ क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें, पूरी तरह से तैयार होकर जाएं, किसी एक बुक पर डिपेंड ना हो। बार बार बोल रही हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपको टाइम टू टाइम जो है हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अगर आप बैच लेंगे तब तो चिंता का कोई बात है ही नहीं। और मैं ऐसा अपने ही सब्जेक्ट में नहीं कह रही हूँ, बाकी पीआरटी, टीजीटी और आपका जो तीनों लेवल के जो ऑल सब्जेक्ट हैं उनमें सब में यही काम होने वाला है। यानी कि अगर आप बिल्कुल सिर्फ पढ़ने के मूड में हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं कि भी मैं यहाँ से ढूंढूँ सिलेबस, यहाँ से कंटेंट निकालूँ, इधर से बुक लूँ, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको, यहाँ तो पूरा मैं फिर से बोल रही हूँ, पका पकाया आपको मिल ही रहा है पूरा, ऑल आपको सब्जेक्ट वाइज सिर्फ आपने ज्वाइन करना है क्लास को और अपने नोट्स बनाने हैं और तैयारी में लग जाना है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ, FLN। अब ये FLN है क्या? अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप सीटेट क्वालिफाई है ना, और आपने NEP 2020 भी पढ़ रखी है, क्या NEP 2020 में FLN के बारे में पढ़ा था? अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि FLN है क्या, या आपसे कह दे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होती क्या है, इसको लाया कौन? तो याद रखिएगा, ये जो लाने वाले हैं वो कौन है, वो हमारी NEP 2020 है। इसके अंदर ही किसकी बात की गई है, FLN की बात की गई है। अब ये FLN जो है हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है, ये दो चीज़ों पर फोकस करती है। एक बात करती है साक्षरता की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे अलग होंगे, और एक बात करती है संख्यात्मकता की, यानी कि एक बात करती है न्यूमरेसी की और एक बात करती है लिटरेसी की। अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम लेते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी। अभी लिटरेसी में बातें क्या आती हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, FLN लाने का जो पर्पज़ था, इसका जो एम था वो ये था कि जो क्लास 3rd होती है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो क्लास थर्ड होती है यानी कि तीसरी तक यानी कि थर्ड क्लास तक आते आते बच्चों को क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, खाली रीडिंग ही ना आए बल्कि जो एक बेसिक गणना किसे हम कहते हैं, जैसे हम काउंटिंग कहते हैं, कि 3 साल क्लास थर्ड तक आते आते बच्चे को जो रियल लाइफ से जुड़ी जितनी कैलकुलेशन की या जितनी गणना काउंटिंग की ज़रूरत होती है वो उसे उस लेवल तक आ जाए। मतलब क्लास थर्ड तक आते आते अगर मैं लिटरेसी की बात करूँ तो उसे क्या क्या चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो हमारे स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना होता है कि बच्चा रीडिंग करे, राइटिंग करे, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, समझे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जो हमारा FLN है यानी कि जो FLN है जो जिसे NEP 2020 लेकर आई, वो क्या कहती है कि लिटरेसी यानी कि साक्षरता के अंदर, साक्षरता मतलब थर्ड क्लास तक बच्चे को इतना तो पढ़ना आ ही जाना चाहिए कि वो क्या कर सके, मौखिक भाषा का विकास कर सके, यानी कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो और इतनी प्रॉपर तरीके से कि वो बोलकर अपनी बात को बता सके और एक प्रॉपर तरीके से रीडिंग पार्ट कर सके। ठीक है, यानी कि ओरल रीजनिंग डेवलप हो चुकी हो, रिकॉर्डिंग यानी कि ध्वनियों और आकार में तालमेल कर सके। इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बच्चों को बड़ी ही कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या करते हैं, श और श, ये तीन जो होते हैं इनके डिफरेंस को कभी समझ नहीं पाते हैं। ध्वनि और आकार यानी कि बच्चे को जो वो बोल रहा है यानी कि जो उसका उच्चारण कर रहा है, जो शब्द उसके मुंह से निकल रहा है उसका सही ढंग से उसका प्रोनाउंसिएशन करे। कई बार ये चीज़ हमारी प्राइमरी लेवल पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पर जाता है, तो उसमें क्या होता है, भाषा विकार आ जाते हैं। और ये भाषा विकार उस टाइम पे ठीक नहीं किए जा सकते हैं, इनको प्राइमरी लेवल पर ही ठीक किया जा सकता है। फिर तो अगर सेकेंडरी लेवल आएगा तो ये परमानेंट रूप ले लेंगे और उस पर लाइफ टाइम कोई ठीक नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल आजकल हमारे सामने है, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी पार्ट जो है काफ़ी उनको प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है, हमारे मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया गया। ये कमी अभी दोबारा आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, हमारी जो NEP है उसने कहा कि भाई पहले काम ये करो कि आप बच्चों को क्या कराओ, उनकी लिटरेसी पे ध्यान दो, यानी कि उनकी साक्षरता, उन्हें इतना तो पढ़ना लिखना आना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पर कराया गया। फिर उन्होंने कहा, ये बात करते हैं रीडिंग फ्लुएंसी की, यानी कि पढ़ने का प्रवाह। पढ़ने का प्रवाह का मतलब होता है रीडिंग करने का तरीका। क्लास थर्ड तक आते आते बच्चे को इतनी रीडिंग प्रॉपर तरीके से लय में, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कब हमें किस वर्ड पे फोकस करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक फ्लुएंट रीडिंग आ जानी चाहिए, यानी कि पढ़ने के प्रवाह का मतलब आ जाना चाहिए। फिर आता है रीडिंग की बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, यानी कि पाठ बोधन। सिर्फ बच्चा रीडिंग ना करे, सिर्फ बच्चा उसको जो है लय के साथ बोले ना, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि वो समझ सके कि वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है उस शब्द का मतलब होता क्या है, तो ये भी यूज़ कर सकता है। एंड लास्ट में वो जैसा बोल रहा है उसी को प्रॉपर तरीके से लिख भी सके, यानी कि राइटिंग भी कर सके। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी लिटरेसी है वो किस किस की बात करती है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करती है, डिकोडिंग की बात करती है, रीडिंग फ्लुएंसी की बात करती है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो लिटरेसी है, मान लीजिए इसमें से 3 पॉइंट दे दिए KVS ने और एक आपको न्यूमरेसी का दे दिया, तो आपसे पूछेंगे कौन सा वाला पार्ट जो है वो लिटरेसी का है या कौन सा पार्ट जो है इसका पार्ट नहीं है, जैसा कि हमारा पैटर्न होता है उसी हिसाब से। तो आपने ये समझा कि FLN में जो लिटरेसी है यानी साक्षरता के अंदर बच्चों को ये चीज़ें क्लास थर्ड तक आ जानी चाहिए। दूसरी बात करते हैं न्यूमरेसी की, यानी कि संख्याओं की बोध की, यानी कि क्लास थर्ड तक आते आते कि क्या क्या बच्चे को संख्या यानी कि नंबर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नंबर्स की बात करें, इतना तो आना चाहिए ना कि जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको बच्चा समझ सके। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने क्या लिया है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं, आकार की और स्थानिक की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आकार यानी कि शेप्स और स्थानिक मतलब जो चीज़ सामने हो रही है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, पहले देख ले संख्या बोध की बात की, संख्या बोध में नंबर्स की बात करेंगे। नंबर 1, यानी कि यहाँ पर बच्चों को जो है नंबर संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। एक एग्जांपल देकर बताऊँ, अगर क्लास थर्ड के बच्चे को मैं बोल रही हूँ कि मुझे 420 लिख कर दिखाओ, तो वो 420 अगर बच्चे को समझ नहीं है, जिस बच्चे को समझ होगी वो तो मुझे इस तरह से लिख कर दिखा देगा, लेकिन जिस बच्चे को नंबर्स की समझ नहीं है वो क्या लिखेगा, 400 और फिर उसको लिखेगा 20। तो यहाँ पर ये बच्चे गलतियाँ करते थे। इस गलती से बचने के लिए, यानी कि बच्चे को जो है अभी जो है स्थानिक मान का पता ही नहीं है कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है, तो ये चीज़ सिखाने के लिए यानी कि कंपलसरी करना है कि क्लास थर्ड तक आते आते संख्या बोध बच्चे को हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला काम ये करना है। तो दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है उसके शेप्स और किसकी बात करनी है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है, स्थानिक मान की बात करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, साइकोलॉजी में जो हम सीटेट में पढ़ते हैं तो हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था, और इंटेलिजेंस में हमने क्या पढ़ा था, गार्डनर की थ्योरी पढ़ी थी। गार्डनर ने हमें 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें से एक इंटेलिजेंस ये भी थी। इसमें क्या होता है कि बच्चा सामने की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखता है, चाहे वो नंबर्स वाइज हो या कैसे भी हो, यानी कि नंबरिंग से बच्चे के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि वो जो सामने की चीज़ें हैं उनको क्या कर सके, समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, कितने किलोमीटर में जा रहा हूँ, कितना जो है डिस्टेंस क्या होगा, कितना किराया लगेगा, तो ये सब हमारा मैथ्स वाला पार्ट है। तो ये सब किस में आ जाता है, न्यूमरेसी में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर बच्चों को इतनी संख्याओं का बोध तो होना ही चाहिए।
क्लास थर्ड तक की बात कर रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि FLN वाला जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, कौन सी क्लास तक का है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लास थर्ड तक की बात करता है कि यहाँ तक आते आते बच्चे का इतना डेवलपमेंट तो हो ही जाना चाहिए। चलिए, और इसमें क्या क्या बच्चे को आ जाना चाहिए? इसमें बच्चे को आ जाना चाहिए माप, यानी कि मेजरमेंट। हमने देखा जब जीन पैजेट ने हमें बताया था कि बच्चा क्या करता है, कई उसमें प्री ऑपरेशनल में आते आते बच्चा ये नहीं कर पाता है, जबकि कॉन्क्रीट में करता है। यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए कि वेट में, एज में, साइज़ में डिफरेंसेस कैसे होते हैं। यानी कि जब बच्चे को इस तरह का कुछ पैटर्न दिखाया जाए तो बच्चा आसानी से बता सके कि किस वेट में, एज में और हाइट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये मेजरमेंट आना क्लास थर्ड तक ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद हम बात कर ले डेटा की, यानी कि जो हेडिंग काउंटिंग की वही है कि कितने इतने लोग होंगे, इतनी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमारा परसेंटेज भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है, इस तरह के। यानी कि क्लास थर्ड तक आते आते कि बेसिक मैथ से रिलेटेड नंबर्स की, संख्याओं की समझ बच्चे को आनी चाहिए। क्योंकि इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का लेवल है, सबसे पहले तो बच्चे की बुनियाद ही नहीं है। अगर मैं इसको बुनियाद कह रही हूँ तो देखिए ना, बेस है ये। अगर ये बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब हमारा आधार ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस पर जो मंजिल खड़ी होगी वो कैसे मजबूत होगी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप उसके बेस को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। उसी को लेकर ये लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो साक्षरता है वो क्या है और जो संख्यात्मकता है वो क्या है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड हमारे KVS में क्वेश्चंस आने हैं। चलिए, ये बात कर ली। अब हमें देखेंगे ये जो FLN है, इसको जो है हिंदी में हम कहते हैं निपुण भारत योजना की शुरुआत, जिसे 2020 में की गई थी। ठीक है, और साथ ही शिक्षा नीति मैंने अभी आपको बताया कि NEP 2020 इसको लेकर आया था। इसको जो प्रैक्टिकली क्रियान्वयन जो किया गया 5 जुलाई 2021 को किया गया। KVS आपसे पूछ सकता है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो कब किया गया है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन कब किया गया? 5 जुलाई 2021 को किया गया। कभी कभार एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ, आपसे पूछा गया KVS में कि जो ये निपुण वर्ड है, पहले तो आप ये बताइए, ये निपुण भारत ये क्या सपना लेकर आया था? एक निपुण भारत का सपना लेकर आया था। इसमें से निपुण का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, निपुण भारत क्या कहता है? निपुण भारत का सपना, ठीक है, कि हर बच्चे समझे भाषा और गणना। यानी कि निपुणता कहती है कि बच्चे में क्लास थर्ड तक आते आते, फिर से याद दिला रही हूँ, क्लास थर्ड तक आते आते इतनी न्यूमरेसी, इतनी जो है साक्षरता या उसमें इतनी निपुणता आ जानी चाहिए कि वो एक अच्छी रीडिंग राइटिंग कर सके, और संख्याओं को, जो कि एक नॉर्मल बुनियाद देने का काम करती है, इतना उसे आ जाना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को FLN के बारे में पता चला होगा कि ये क्या है, निपुण भारत क्या है, और इसकी हमसे कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी हमारा जो है क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे बढ़े। तो हमने निपुण भारत के बारे में भी जाना। अब हमें इस FLN की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की ज़रूरत हमें पड़ी? क्या ज़रूरत थी? पहले भी तो स्कूलों में पढ़ाया ही जा रहा था। मैंने आपको बताया ये भारत की विडंबना रही है कि बच्चों का जो स्टार्टिंग बेस है वो स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उनका आगे का जो पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि नींव ही कच्ची है। नींव कच्ची है तो उस पर आधार कैसे मजबूत हो सकता है? तो उसी आधार को मजबूत करने के लिए क्या किया गया, क्या लाया गया? FLN हमारे पास लाया गया। इसके पीछे पर्पस क्या क्या थे? एक तो जो सीखने का निम्न स्तर था, यानी कि जो हमारी सीखने की लेवल जो लो था उसको अपर बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लाया गया। दूसरा, इसे इसलिए भी लाया गया कि पहले हम देखते थे कि बच्चे टाइम से पहले स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता। ठीक है, तीसरा क्या करते थे? भाषा और गणितीय कौशल विकसित करने के लिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर लैंग्वेजेस और जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। आपको अगर ध्यान हो, आप थोड़ा सा 10-15 साल पहले चले जाइए, 10-15 भी नहीं, 10 साल पहले ही चले जाइए, तो लोगों जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उन्हें मैथ से फोबिया हुआ करते थे, डरते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बच्चे लैंग्वेज से डरते हैं, मैथ से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल स्किल्स बच्चों के अंदर, अबेकस आ गया है, एडवांस मैथमेटिकल लैब्स आ गई हैं, तो हम बच्चों को मैथ्स में क्या करते हैं, एक अच्छे लेवल पे कुछ चीज़ों को सिखा पाते हैं। और साथ ही मैंने बताया इसकी नीड क्या थी, बार बार याद रखिएगा। ऑप्शन में अब आपको दे दे क्लास थर्ड तक, क्लास फिफ्थ तक, क्लास 8 तक, क्लास 10th तक। FLN जो था वो क्लास थर्ड तक ही क्या बच्चों के लिए इसकी बात करता है। तो आई थिंक हमें ये भी पता चला कि ये ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, ड्रॉप आउट मतलब स्कूल में बच्चे रुके टिके और पढ़ें, पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर जाएं, उससे रिलेटेड ये सारी बातें करता है। तो ये 4 पॉइंट्स है। पेपर का पैटर्न अभी भी हमारा पेडागोजी का वही रहेगा, या तो हमारे जो होते हैं 3 गलत 1 सही 3 गलत वाला पैटर्न। नहीं तो आजकल आपको पता है A और B वाला सिस्टम चल रहा है कि A स्टेटमेंट जो है ट्रू है और B स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, या B जो है A को साइड से। तो उसके लिए पूरा डीपली पता होना चाहिए कि इसकी नीड क्यों थी। एक तो शिक्षा के लेवल को हाई करने के लिए, स्कूल वाले बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे थे उसकी रेट को कम करने के लिए। तीसरा, मैथमेटिकल स्किल्स यानी बच्चों की मैथ्स को अप करने के लिए। और क्लास थर्ड में आते आते बच्चे में क्या आना चाहिए, वो पढ़ने और लिखने में, रीडिंग एंड राइटिंग जो पार्ट है उसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हुई हमारी नीड्स, या आप इसे कह सकते हो कि क्यों जो है NEP इसको लेकर आया। अब बात कर ले इसके ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्य की, कि क्या उद्देश्य था। ज़रूरत अलग थी, उद्देश्य अलग है। ये क्या करना चाहता है, ये बच्चों के को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका जो तरीका इसने अपनाया, इसने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए खेलों को महत्व दिया।
कि बच्चों को आप उन पर बर्डन मत डालिए, उनको जो चीज़ सिखाई जाए वो खेल खेल में सिखाई जाए, ठीक है। उनकी जो लर्निंग हो वो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग हो, यानी कि खोजबीन, बच्चा जो है खोजबीन डिस्कवर करने वाला होना चाहिए, चीज़ों को क्यूरियोसिटी उसके माइंड में होनी चाहिए, चीज़ों को वो खोज कर सीख सके। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमारे पास क्या लेकर आया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि गतिविधियों पर आधारित वो लर्निंग लेकर आया। और साथ ही उसने क्या किया, ये सब हम नया नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हमारा एनसीएफ भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है, हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसको सपोर्ट करती है, एनसीएफ भी करता है, प्लस हमारी एनसीईआरटी यानी कि ये भी क्या करती है, ये इसी की बात करती है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कराई जाए और गतिविधियों पर आधारित यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाए। साथ ही उन्हें डेली एक्टिविटीज़ को क्या किया जाए, उसके साथ जोड़ दिया जाए। ये हो गया हमारा पार्ट। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात करता है क्यों लाया गया था, बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना। आप ऑलरेडी जानते हैं कि बच्चों के अंदर 4 स्किल्स होती हैं प्राइमरी लेवल पर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एज अ टीचर, एज अ स्कूल, एज अ एजुकेशन सेक्टर, हमारा मेन पर्पस होता है बच्चे के चारों लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना। चारों लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कौन सी है, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, आपने पढ़ा होगा जो हमारा सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये चारों स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ तक आते आते, क्लास 3rd तक आते आते बच्चा टीचर की बात को प्रॉपर तरीके से समझे, पढ़े, उसको जैसा बोलेगा वैसा सुनेगा, सुनेगा जैसा बोलेगा, मतलब कहने का मतलब है चारों, पहले टीचर की बात को ध्यान से सुने, सुनकर उस पर सही रिएक्ट करे यानी कि बोले, फिर जो बोल रहा है उसको सही ढंग से पढ़े और जो पढ़ रहा है उसको सही ढंग से लिखे। ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया, ठीक है। चलिए और बात कर ले, ये क्या चाहता था कि जो बच्चे हैं, बच्चों में क्वालिटीज़ हाई लेवल की होनी चाहिए, यानी कि इनमें बच्चों को क्या होना चाहिए, जो भी सोर्स उपलब्ध कराने हैं वो सारे दिए जाएं। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ को और फोकस किया, इन्होंने सिर्फ स्कूल्स के पर ही डिपेंड नहीं रहे बल्कि कल्चरल टूल्स को भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं कि बच्चे की जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके कल्चर से भी जोड़ो, यानी कि बच्चे को सिर्फ आप किताबी ज्ञान मत दो, जो रियल लाइफ वाला ज्ञान है, जो उनके कल्चर से जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो भी हमें इसमें बच्चों को देना चाहिए। चलिए तो ये बात हुई। अब लास्ट में ये किसके ऊपर फोकस करता है, शिक्षा के स्तर के लेवल के मूल्यांकन की बात करता है। अब ये मूल्यांकन का यानी कि इवैल्यूएशन की बात करता है। इवैल्यूएशन को लेकर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर जो हमारा एफएलएन है वो क्लास 3rd तक जो जिन चीज़ों पर फोकस करता है उनमें उन्होंने 4 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इनके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। पोर्टफोलियो को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको पता है पोर्टफोलियो होता क्या, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें बच्चे की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। टीम वर्क प्रोजेक्ट को देता है कि बच्चा अकेला प्रोजेक्ट ना दे, टीम में सीखेगा तो सामूहिक गतिविधियाँ सीखेगा, सोशलाइजेशन अच्छा होगा, बहुत कुछ बच्चे को देखने को मिलेगा। फिर आता है रोल प्ले। रोल प्ले क्या कहता है कि बच्चों को खेल खेल में नाटक मंचन की तरह रोल प्ले, छोटे छोटे एक्ट के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। और क्विज तो प्रश्न उत्तरी तो मेन है ही, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बच्चों को 4 तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। तो ये हमारी इवैल्यूएशन के पार्ट हुए। साथ ही इवैल्यूएशन के साथ साथ इन्होंने हमें क्या दिया, जो है बेस्ट मेथड ऑफ मेक चिल्ड्रंस लर्न। साथ ही हमें एक तरीका बताया कि बच्चा सबसे अच्छे तरीके से कैसे चीज़ों को सीख सकता है। तो इसके लिए इन्होंने हमारे पास क्या बात की, इन्होंने हमारे पास लेकर आए EL, ठीक है, ये हमारे पास क्या लेकर आए हैं, ठीक है। ये L क्या है, P क्या है और S क्या है, पहले तो इसको समझिएगा, ठीक है। E से है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चों को जो एक अप्रोच लेकर आए हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये अप्रोच कौन लेकर आया तो ये FLN के अंदर ही है, इसको लाने वाली भी कौन है, NEP 2020 ही है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये बेस्ट मेथड सिखाती है क्लास 3rd तक बच्चे को कैसे सिखाया जाए। पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, उसी से समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो E से क्या है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि बच्चे को जो कुछ भी करा रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कराए, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चे की फाइन एंड ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ डेवलप हो। L से आता है स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि बच्चा जो है एक मौखिक भाषा, एक अच्छी मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर सके। तीसरा आता है पिक्चर बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, यानी कि आप जो कुछ भी सिखा रहे हो उसके लिए कट आउट चार्ट्स, पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करो। एंड साथ में सिंबल्स की बात करता है। देखिए टीचर जब खड़ी होकर एक जगह बच्चों को पोएम सिखा रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर टीचर सिंबल्स वगैरह दे या बच्चे को कुछ जैसे सिंबल्स का मतलब होता है बच्चे को बताए, जैसे आपने देखा कि इमोजीज वगैरह यूज़ की जाती है, स्माइली फेस होता है, सैड फेस होता है, गुड टच होता है, बैड टच होता है, इनके सिंबल्स के थ्रू हम बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। तो ये हमारा ELPS की आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये हमारे पास क्या लेकर आई है, एक नया मेथड, एक बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करें, असेसमेंट की बात कर लेते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि क्योंकि हम बच्चों को चेक कर रहे हैं, ये तो हमने चेक कर लिया क्योंकि हमारा ऑलरेडी पार्ट असेसमेंट का खाली PRT लेवल का नहीं है, TGT एंड PGT लेवल का भी है। तो बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग की, असेसमेंट इन लर्निंग की, असेसमेंट एज लर्निंग की और असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो ये ऑलरेडी हमने सीटेट में भी पढ़ा है ना, कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेट। ये सब हमारा CCE का पैटर्न है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन का पार्ट है। और कॉन्टिन्यूस में क्या है, इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे तो असेसमेंट ऑफ पर्पस क्या है, कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से कराया जाए। तो यहाँ पर ये बच्चे के असेसमेंट के लिए हमारे पास क्या तरीके अपना रहे हैं, 4 टाइप्स अपना रहे हैं।
फॉर्मेटिव समेटिव तो मैं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम सीटेट में पढ़ चुके हैं सीसी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पैरा पार्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि इन्होंने असेसमेंट फॉर लर्निंग लिया है। जब हम असेसमेंट को लर्निंग को बढ़ाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। जैसे एक कुक है, खाना बनाते बनाते खाने को टेस्ट कर रहा है, तो ये ऑफ लर्निंग नहीं है, ये क्या है, फॉर लर्निंग है, क्योंकि कुक है तो खाना बनाना आता है, वो अपनी लर्निंग को क्या कर रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। एक टीचर है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो क्या कर रही है, ऑफ लर्निंग कर रही है, फॉर लर्निंग, वो फॉर लर्निंग कर रही है, वो बच्चे की लर्निंग को बढ़ाना चाहती है। वही अगर मैं ऑफ की बात करूँ, एक टीचर है, क्वेश्चन पूछे, टेस्ट लिया, मार्क्स दिए, काम खत्म, तो उन्होंने क्या किया, लर्निंग का एंड हो गया। तो यानी कि जहाँ पर हमारा असेसमेंट ऐसा नहीं करना है, हमें इसके डिफरेंस को समझना है कि इनमें से बेस्ट क्या होगा। ऐसे ही एज लर्निंग क्या होती है और इन लर्निंग क्या होती है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ मैं सिलेबस नहीं समझाऊंगी, एक छोटा सा टॉपिक भी उठाऊंगी, तो मैं छोटे से टॉपिक में ज़्यादा डीपली तो अभी नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि केवीएस में हमारा सीटेट का पैटर्न सिर्फ 5 मार्क्स तक या 5% तक ही सीमित होगा। तो आई थिंक पूरी अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि सीटेट वाली नॉलेज से काम नहीं चलने वाली। हाँ, ये है सीटेट की नॉलेज में प्लस करना है, और प्लस क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों के पास जो भी सिलेबस डिस्कस किया है, ये हमारा प्रीवियस है, क्योंकि हमारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसीज आएंगी, उसी के साथ में हमारा क्या होगा, सिलेबस भी आएगा, हम उस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। बट कुछ ज़्यादा हेर फेर नहीं आता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो उसका वेट करेंगे कि सिलेबस आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। लेकिन हम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमें जो हमारा केवीएस का पार्ट है, जो टीचिंग पैथोलॉजी वाला या पेडागोजी वाला पार्ट है, वो कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है, किन किन मटीरियल की जरूरत होगी, किन किन सिलेबस की जरूरत होगी, किस टॉपिक को कहाँ से कैसे पढ़ा जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपको हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिलती रहेगी। उस हेल्प के लिए आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन पर किसी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक अनाउंसमेंट की कि हमारा जो सीसीएच का जो चैनल है, ये आप लोगों के लिए केवीएस का ऑनलाइन बैच लेकर आ रहा है, और ये बैच जो है मे बी आपको नेक्स्ट वीक तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, पूरा आपको शेड्यूल हो जाएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है और आप में से कोई भी क्लास में इनरोल होना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूरा बता दें, अपनी डिटेल्स दे दें, हम उससे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उससे आप पूरा प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।